5 राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन के बाद भी हमारी ट्रेड डील अभी भी स्टेलमेट पर है, रुकी हुई है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं भारतीय किसान के साथ। यह मुद्दा सिर्फ एक मेज या सोयाबीन या कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स या मिल्क का नहीं है। यह मुद्दा एक फूड सिक्योरिटी का है, वो फूड सिक्योरिटी जो अब नेशनल सिक्योरिटी में तब्दील होती हुई दिख रही है। यूएसए ने जैसे चाइना के ऊपर इतना बड़ा टैरिफ लगाया, $370 बिलियन का टैरिफ लगाया, चाइना ने अपनी मार्केट बंद कर दी। अब यूएसए को जरूरत थी एक नई एग्रीकल्चर मार्केट की, और उसे दिखा इंडिया, क्योंकि यूएसए में ज्यादा प्रोडक्शन होता है उनके फूड ग्रेन्स का। और हमारे ट्रंप को जितवाने के पीछे इलेक्शंस में सबसे बड़ा रोल प्ले किया है वहां के फार्मर्स ने, मिड वेस्ट के फार्मर्स ने। तो फार्म लॉबी हो रही है यूएसए में, जिसकी वजह से इंडिया पे प्रेशर डाला जा रहा है। और ट्रंप ने कहा 50% टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स लाइक मोटरबाइक्स, ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल्स एटसेट्रा। अभी ये पूरी डील रुकी हुई है। एक तरफ वो ट्रंप है जो खुद को समझते हैं डील मेकर, ग्लोबल इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी को वो एक पोकर गेम की तरह समझते हैं। दूसरी तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं जो चौकीदार हैं इंडियन सॉइल के और अन्नदाता को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रखे हैं। हमें समझना पड़ेगा कि ये एक ओपनिंग सिर्फ एक मार्केट कंपटीशन की बात नहीं है। कंपटीशन इक्वल्स के बीच में होता है। दिस इज नॉट अ कंपटीशन बिटवीन इक्वल्स। हम आज ट्रेड डील के सारे निटी-ग्रिटीज को, छोटे छोटे नुआंस्ड पॉइंट्स को समझेंगे, और हम ये भी समझेंगे कि इंडिया इसको क्यों नहीं साइन कर रहा है। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, $400 बिलियन की एग्रीकल्चर मार्केट, और एक दशक से ज्यादा पहले भी बहुत सारे देश कोशिश कर चुके हैं कि इंडियन मार्केट में एंट्री ली जाए। इंडिया ने क्लियरली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में से भी इस मार्केट को हमेशा बाहर रखा है, एग्रीकल्चर मार्केट को। What happens when the world's richest farmers from USA demand a slice of world's poorest farmers plate? अगर एक गरीब किसान की प्लेट से अगर वो भी मांग लेंगे कुछ, तो गरीब किसान कैसे सरवाइव करेगा? डोमेस्टिक ओवर प्रोडक्शन हो रहा है यूएसए में। जो मिड वेस्ट के फार्मर्स हैं, हम पहले के भी इलेक्शंस देखेंगे, जब ट्रंप जीत रहे थे इलेक्शंस, तो उनको सपोर्ट उन काउंटीज ने किया था, 77.7% सपोर्ट किया था काउंटीज ने जहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था। तो फार्मर्स लॉबी एक प्रेशर दे रही है। रिपोर्ट आई है मिड वेस्ट इन्वेस्टिगेशंस की तरफ से, उसने कहा है कि बहुत ज्यादा प्रेशर है ट्रंप के ऊपर टू फाइंड न्यू मार्केट, क्योंकि अब चाइना की मार्केट बंद होती जा रही है। इनके ओवर प्रोडक्शन की वजह से चाइना ने अब अपनी मार्केट बंद कर दी है। वहां पर टैरिफ वॉर अलग चल रहा है, इंडिया में मार्केट ओपन करने की बात चल रही है। सो 21st सेंचुरी में ये जो कोल्ड वॉर नया निकल के आ रहा है, इट्स नॉट अ वॉर ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड, नॉट अ वॉर ऑफ कमोडिटीज, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, ये एग्रीकल्चर का वॉर है। सवाल ये उठेगा आगे जाकर के कि नाउ इस फूड को कौन कंट्रोल कर रहा है जो आपके प्लेट पे सर्व होने जा रहा है? क्या वो बाहर से आएगा? क्या हम बाहर के जो इंपोर्ट्स हैं, सस्ते इंपोर्ट्स हैं, उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, या फिर हम उसकी सॉवरिटी, खुद हमारे देश में वो फूड प्रोड्यूस होगा? ये सवाल हम और आगे जाकर के डिकोड करेंगे। तो ये जो पॉलिटिकल रूरल अमेरिका का प्रेशर है ट्रंप पे, इसकी वजह से वो हमारे यहां पे टैरिफ्स लगाने की बात करें, एग्रीकल्चरल टैरिफ्स। द फाइट ओवर हु विल फीड द फ्यूचर एंड हु विल कंट्रोल द सीड्स ऑफ टुमारो। आगे के सीड्स, मॉन्सैंटो जैसी कंपनीज हैं, वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करती हैं और कंट्रोल करती हैं सीड्स को, फार्मर्स के सीड्स को। टू फार्मर्स एंड टू वर्ल्ड्स। क्या ये दो फार्मर्स जो यहां पे दिख रहे हैं, एक अमेरिकन फार्मर और एक हमारे इंडियन फार्मर, क्या ये सेम है? क्या ये एक इक्वल कंपटीशन होने जा रहा है, मार्केट कंपटीशन? नो। यूएसए बार बार कह रहा है कि इंडिया अपना एग्री बिजनेस वर्ल्ड के साथ ओपन क्यों नहीं करता है। दिस इज द रीजन। ये कोई मार्केट फेयर कंपटीशन नहीं है। यूएस का किसान बल्क में प्रोड्यूस कर रहा है, उसके पास सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, और वो एक कॉर्पोरेट बिजनेस की तरह देखता है एग्रीकल्चर को। इंडिया का किसान सर्वाइवल के लिए कर रहा है। मोस्ट ऑफ द किसान, 86% ऑफ फार्मर्स इन इंडिया आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो वो सर्वाइवल के लिए एग्रीकल्चर कर रहे हैं, स्मॉल लैंड होल्डर्स। और ये कॉर्पोरेट मसल, यहां पे बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे आर्चर, डैनियल्स, मिडलैंड एग्रो इंडस्ट्रीज, बूंगे, कारगिल, लुइस ड्रेफर्स जैसी कंपनीज, मॉन्सैंटो जैसी कंपनीज, वो इनके एग्री बिजनेस को, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर को रेगुलेट कर रही हैं, उनके प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट कर रही हैं। ऑन पेपर बोथ द फार्मर्स सेम दिखते हैं कि हम फार्मर वर्ड यूज कर दे रहे हैं, बट इन दोनों फार्मर्स में बहुत अंतर है। इन रियलिटी एक है कॉर्पोरेट प्रोड्यूसर जो सप्लाई करता है सुपरमार्केट्स को फूड,
जो आप पैकेज फूड्स, कैंड फूड्स खा रहे हो, जो कैंड पीच है, उसके लिए भी यूएसए चाहता है कि इंडिया में एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए। इंडियन फार्मर्स जो हैं वो बहुत सर्वाइवल के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं और अपनी डे टू डे लाइफ की नीड्स को भी मीट आउट नहीं कर पा रहे हैं, डेट में रहते हैं। वो डेट जो एक साइक्लिक प्रोसेस बन चुका है, उनको लोन लेना पड़ता है मिडिलमैन से। ये सुपरमार्केट्स में सप्लाई करते हैं। देयर इज अ स्मॉल स्केल सर्वाइवल फीडिंग इन इट्स ओन फर्स्ट। ये अपने आप को सर्वाइवल के रखते हैं। जरा कंपेयर करके देखते हैं एक अमेरिकन फार्मर को क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं। अगर एक लैंड होल्डिंग का साइज देखेंगे कि एक एवरेज फार्मर के पास, एक एवरेज किसान के पास अमेरिका में लैंड का साइज कितना बड़ा है, 445 एकर्स का लैंड है। 445 एक किसान के पास है। तो मैकेनाइज्ड फार्मिंग बड़ी इजी हो जाती है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। वहां पर हाई टेक इरिगेशन है, ड्रिप इरिगेशन है, माइक्रो इरिगेशन की फैसिलिटीज है, जीपीएस नेविगेशन के थ्रू, ड्रोन्स के थ्रू वो फर्टिलाइजर्स स्प्रे कर रहे हैं, जीपीएस गाइडेड हार्वेस्टर्स हैं। $1 बिलियन की सब्सिडी मिलती है। इंडिया से तो 5 गुना ज्यादा सब्सिडी मिलती है वहां पर, वहां के किसानों को। वर्क्स विथ एग्री बिजनेस जाइंट्स लाइक मॉन्सैंटो, इनका सपोर्ट होता है। वहां पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, किसानों को पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट दे देती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके साथ मिलकर के ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। कारगिल, आर्चर डैनियल्स मिडलैंड, और वो बल्क एक्सपोर्ट करते हैं जिससे उनका मुनाफा, प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। वहां पर एग्रीकल्चर, आप समझो इंडिया में हम रेम्यूनरेटिव कहते हैं कि किसान को थोड़ा फायदा हो जाए, वहां पर एग्रीकल्चर सिर्फ फायदे के लिए नहीं किया जाता, एक बिजनेस की तरह है जहां पे बहुत ज्यादा बिजनेस की ग्रोथ है। स्पेशली चाइना, जापान और मैक्सिको में वो एक्सपोर्ट करते हैं। अब यहां से आपको दिख रहा होगा कि चाइना जो है पुल आउट कर गया ट्रेड में से, अब वो एक नई मार्केट खोज रहा है और इंडिया से बड़ी मार्केट है नहीं यूएसए के पास कोई भी। इंडियन फार्मर पे एक बार नजर डालते हैं। उनका 445 एकड़ का एक साइज था, एक फार्म लैंड था एवरेज किसान के पास। यहां पर इंडिया में 2.08 एकर्स, एग्रीकल्चर सेंसस के हिसाब से इतना छोटा सा फार्म लैंड है एक किसान के पास। तो मैकेनाइज्ड फार्मिंग नहीं हो पा रही है, यहां पर प्रोडक्टिविटी कम हो गई बिकॉज ऑफ लार्ज साइज ऑफ एरिया। बड़े लैंड की वजह से प्रोडक्शन है इंडिया में, लेकिन प्रोडक्टिविटी कम है, यील्ड कम है। हमारी मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर मॉनसून डिपेंडेंट है। किसान बादल की तरफ देखता है, अगर बरसात अच्छी होगी तो पैदावार अच्छी होगी, बरसात का मौसम अगर अच्छा नहीं हुआ तो किसान को फिर किस सेक्टर पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, एनिमल हस्बेंड्री पे। एक इंश्योरेंस की तरह काम करता है वो सेक्टर हमारा, और यूएसए वो भी सेक्टर नहीं छोड़ रहा है, डेयरी इंडस्ट्री में भी घुसना चाहता है। मॉनसून डिपेंडेंट है। 86% हमारे किसान जो है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनके पास लैंड होल्डिंग साइज 2 एकड़ से भी कम है, उससे भी छोटा है। लैंडलेस फार्मर्स भी हैं इंडिया में, जिनके पास अपना लैंड नहीं है, दूसरे के लैंड पर जाकर के वो लेबर्स का वर्क कर रहे हैं। हमारे किसानों को एमएसपी कम मिल रहा है। अभी भी हम एमएसपी पे कानून बनाने की बात कर रहे हैं, एमएसपी पे भी कानून नहीं बन पा रहा है। डेट है उनके ऊपर, मार्केट में बहुत सारे मिडिलमैन हैं, ई नैम जैसी पॉलिसीज लेकर के आ रहे हैं, फिर भी किसान के पास बेटर प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म नहीं है। आप एक इंडियन किसान और एक अमेरिकन किसान, इन दोनों को कंपेयर करना बहुत जरूरी है इस मुद्दे को समझने के लिए कि जो हमारी ट्रेड डील में एग्रीकल्चर है वो कहां पर रोल प्ले करता है। एग्रीकल्चर हमारा 42% लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, 42 to 44% को। इतने सारे लोग डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, उनकी इनकम कहां से आ रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रही है। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर की जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम है, उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन महज 18% है, ओनली 18% कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी। यानी कि हमें और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है, हमें अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को और सपोर्ट करने की जरूरत है। अब क्या होता है, टर्निंग पॉइंट तब आता है जब यूएसए ने 1 अगस्त को डिसाइड किया कि हम 50% टैरिफ लगाएंगे। और ये टैरिफ क्यों लगाया, आपको बैकग्राउंड स्टोरी समझनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रेड वॉर विद चाइना स्टार्ट हो जाता है। $370 बिलियन का टैरिफ यूएसए ने लगा दिया चाइना के ऊपर। तो चाइना ने कहा कि हम भी अपनी मार्केट बंद कर देंगे, अब आपका जो भी एग्रीकल्चर कमोडिटी का एक्सपोर्ट हो रहा था चाइना में वो बंद हो जाएगा। उसको बंद करने के बाद ट्रंप पे बड़ा प्रेशर आया, उनके ऊपर जो फार्मर्स लॉबी थी उन्होंने प्रेशर बनाया कि भाई नई मार्केट खोजो। नई मार्केट उन्हें दिखाई दी इंडिया, और उन्होंने कहा कि ट्रेड डील को किस तरीके से नेगोशिएट किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हम इसको नेगोशिएट नहीं करेंगे, आर्म ट्विस्ट करेंगे इंडिया का। उन्होंने कहा कि अब इंडिया जो है जो भी इंपोर्ट करता है यूएसए से, उस पर हम अपना टैरिफ कट करें। पहले इंडिया अपना टैरिफ रिड्यूस करे। आलमंड्स, एप्पल्स, कॉटन, इथेनॉल, सोयाबीन, मेज,
इन सारी चीजों पर यूएसए कह रहा है कि इंडिया जो है अपना टैरिफ कम करे और वहां से इंपोर्ट करे, यूएसए से इंपोर्ट करे। ओपन द डेयरी टू यूएस प्रोड्यूसर्स, डेयरी सेक्टर भी ओपन करने के लिए कह रहे हैं। इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, हम मिल्क के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, फिर भी इंडिया एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है मिल्क। क्यों? क्योंकि बाहर के लोग कहते हैं, यूरोपियन मार्केट के लोग कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन मार्केट के लोग कहते हैं, अमेरिकन मार्केट के लोग कहते हैं कि इंडिया के जो बोवाइन एनिमल्स हैं, गाय हैं, भैंस हैं, उनको कुछ बीमारियां हैं, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, लंपी काउ स्किन डिजीज, या फिर हम वैक्सीन्स यूज करते हैं। लेकिन डेयरी सेक्टर में बहुत बड़ा मुद्दा यह है कि हमारे जो छोटे किसान हैं वो कहां जाएंगे, जो कोऑपरेटिव्स में काम कर रहे हैं वो कहां पे जाएंगे, उनको नौकरी कहां मिलेगी। जो सस्ता उत्पाद हो रहा है यूएसए में डेयरी सेक्टर में, वो इंडिया में डंप कर दिया जाएगा, मिल्क पाउडर के फॉर्म में डंप हो जाएगा। और तो और बहुत बड़ा रीजन इसके पीछे ना सिर्फ इकोनॉमिक है बट कल्चरल एंड पॉलिटिकल भी है। कल्चरल रीजन ये है कि इंडिया में जो फूड प्रेफरेंसेस हैं वो कल्चर से गवर्न होती हैं। कई बार जो फीड है, जो वहां के काउज को खिलाया जा रहा है यूएसए में, वो नॉन वेजिटेरियन फीड है, वो एनिमल बेस्ड फीड है, जिसकी वजह से जो मिल्क है वो नॉन वेजिटेरियन मिल्क है। अभी इंडियन कस्टमर्स को इसके बारे में नहीं पता है। हम किसान की बात कर रहे हैं, अब मैं इंडियन कस्टमर्स की भी बात करूंगा तो उनके साथ भी ये गलत होगा। सो ओपनिंग डेयरी सेक्टर टू यूएस प्रोड्यूसर्स, जबकि यूएस भी हार्मोन्स यूज करता है जो इंडिया में कंप्लीटली बैंड है अपने बोवाइन एनिमल्स को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। दिस इज दैट बिग अ प्रॉब्लम। अलाउ जीएम क्रॉप्स लाइक मेज, सोयाबीन, कैनोला एंड कॉटन। इंडिया में केवल एक बीटी कॉटन, बैसिलस थुरिंजेनेसिस कॉटन नाम की जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप अलाउड है, जो कि फूड क्रॉप नहीं है, खाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है उसको। सो पॉइंट इज, इंडिया में फूड क्रॉप्स अलाउड नहीं है। बीटी ब्रिंजल 2010 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, हमने फूड क्रॉप बैन कर दिया। धारा मस्टर्ड 11 सुप्रीम कोर्ट ने इसको होल्ड पे डाल दिया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमिटी इसके लिए अभी भी काम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी। इंडिया में अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स नहीं है। यूएसए चाहता है कि हम उनकी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स भी इंडिया में ले आए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, केस स्टडी देता हूं। यूएसए की कंपनी है मॉन्सैंटो, वो अर्जेंटीना में जाती है और वहां पर जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन, सोयाबीन से क्या बनता है, सोयाबीन से हमारे पोल्ट्री फीड बनता है और सोयाबीन ऑयल जो इंडिया में सबसे ज्यादा कंज्यूम होता है आफ्टर पाम ऑयल, तो सोयाबीन ऑयल भी प्रोड्यूस होता है। तो वहां पर 95% ऑफ किसान सिर्फ और सिर्फ जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉन्सैंटो का मैन्युफैक्चर्ड सोयाबीन इस्तेमाल करते हैं। अब समझो वो डिपेंडेंट हो गए हैं इस कंपनी पे। अब उनके वहां पे सोयाबीन की प्रोडक्शन, हर साल सीड्स किससे खरीदते हैं, मॉन्सैंटो से खरीदते हैं, तो डिपेंडेंसी क्रिएट हुई। उनकी जो ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो सोवरेनिटी कहीं ना कहीं चली गई यूएसए के पास। ये है बहुत बड़ा प्रॉब्लम। इंडिया में 60% ऑफ वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट होता है, इसके बावजूद भी हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इंडिया में नहीं लेकर के आ रहे हैं। सिर्फ यूएसए के हाथ मरोड़ने की वजह से हम अलाउ नहीं करेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इंडिया में। इजी फिशरी रूल्स फॉर यूएसए सी फूड्स, यूएसए के सी फूड भी इंडिया में वो लाना चाहते हैं, डंप करना चाहते हैं। इन सारी चीजों को सुनने के बाद भारत का एक ही रिस्पॉन्स आया, नो। हमने कहा नो। क्यों नो कहा? वाई वी सेड नो? बिकॉज पहले से भी किसी भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में किसी भी देश के साथ, चाहे वो यूरोपियन कंट्री हो चाहे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हो, हमने क्लियरली कह दिया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का पार्ट नहीं बनेगा, हमारी ट्रेड डील का पार्ट नहीं बनेगा। और अगर हमने यूएसए के साथ इसको ओपन करने की गलती भी की तो एक पैंडोराज बॉक्स खुल जाएगा। हर देश जिसके साथ भी हमारा एफटीए, वो भी हम पे प्रेशर डालेगा कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर को ओपन करो। 42% लोग जहां से इनकम लेते हैं उस सेक्टर को हम ओपन नहीं कर सकते हैं। इंडिया का रिस्पॉन्स, इंडिया ने क्लियरली कहा, वी विल नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन द वेल बीइंग ऑफ इट्स फार्मर्स, डेयरी एंड फिशरमैन, इवन इफ आई हैव टू पे अ हैवी प्राइस फॉर इट। और इंडिया में भी मैं बताऊं, अगर यूएसए के ऊपर फार्म लॉबी का प्रेशर है तो इंडिया में भी पहले फार्म लॉज लाए गए थे, जहां पर हमने रैशनलाइज करने की, ओवर रैशनलाइज करने की कोशिश की थी फार्म बिल्स के द्वारा। तो महाराष्ट्र से लेकर के हरियाणा से लेकर के पंजाब, सारे फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया और भारत सरकार को 2019 के बाद से वो फार्म लॉज को वापस लेना पड़ा, उन कानूनों को वापस लेना पड़ा। फार्मर्स प्रोटेस्टेड, शूक द सिटीज फ्रॉम महाराष्ट्र टू दिल्ली डिमांडिंग फेयर प्राइसेस। और ये जैसे हम स्ट्रेट डील को अगर आगे जाकर के हम हां कर देंगे
तो ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट कहती है कि इस ट्रेड डील के बाद इंडियन मार्केट फ्लड कर जाएगी डेयरी प्रोडक्ट से, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से यूएसए के, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे किसानों को क्लियर कट नुकसान होने वाला है। अगर मार्केट पाउडर फ्लड कर जाएगा, अमूल एंड इंडियाज 80 मिलियन डेयरी फार्मर्स कुड बी वाइप्ड आउट। एक ग्लोबल रिएक्शन देखते हैं जो एग्रीकल्चर का कोल्ड वॉर है। तो हमें समझना पड़ेगा कि यह मुद्दा जो एग्रीकल्चर का सिर्फ एक ट्रेड डील का नहीं है, यह सोयाबीन का, मेज का नहीं है, यह राइस एंड व्हीट का नहीं है, ये किसी सोया ऑयल का नहीं है, ये सिर्फ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का नहीं है। ये मुद्दा इस बात का है कि कौन आपकी डिनर प्लेट को कंट्रोल करने वाला है, कौन आपकी फूड सिक्योरिटी को एक नेशनल सिक्योरिटी की तरह कंट्रोल करने वाला है। क्या अब फूड एक नए ऑयल की तरह बन के उभर रहा है और हमारे किसान एक नए सोल्जर की तरह? ये एक केस स्टडी है जो हमें समझनी पड़ेगी। WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में बार बार यूएसए ने जाके कहा कि इंडिया जो है अपने किसानों को प्रोटेक्ट करता है प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज के थ्रू। जरा मैं बता दूं यूएसए को और सारे सिटीजन्स को यहां पर कि यूएसए जो है $20 बिलियन की डायरेक्ट सब्सिडी देता है अपने फार्मर्स को। $20 बिलियन की डायरेक्ट सब्सिडी है, सीधा किसान को दी जाती है। लास्ट टाइम भी जब डोनाल्ड ट्रंप थे वहां पर, तो उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा डायरेक्ट किसान के हाथ में कैश दिया था कि जिन भी फार्मर्स को नुकसान हुआ है, एक्सपोर्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि डोमेस्टिक ओवर प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो प्राइसेस कम हो गए, जिसकी वजह से नुकसान, तो उनको पैसे दिए गए थे। मैं बताऊं आपको, इंडिया इतनी बड़ी कंट्री होने के बावजूद हमारा टोटल एग्रीकल्चर का बजट $14 बिलियन का है महज। अभी सब्सिडी हम छोड़ देते हैं, टोटल एग्रीकल्चर बजट $14 बिलियन है एंड इन यूएसए $20 बिलियन डायरेक्ट सब्सिडी दी जा रही है। So 5 times subsidies are 5 times larger than India's entire agri budget. Therefore India हर बार अपना de minimis clause, जो मिनिमम सब्सिडी क्लॉज है, वो ब्रीच करता है। US farmers hit by China tariffs, they wanted India as a quick replacement market, for which India does not want US players to take the entry. भारत के किसान यूएस इंपोर्ट को एक डेथ ब्लो की तरह देखते हैं कि उनकी नौकरियां चली जाएंगी, उनकी सोर्स ऑफ इनकम चली जाएगी। और यूएस के किसान किस तरीके से देखते हैं इंडियन फार्मर्स को? कंपटीशन की तरह से नहीं देखते हैं, वो एक कस्टमर की तरह से देखते हैं। भारतीय किसान फिर से कस्टमर बन के रह जाएगा, ठीक है? तो हमारा अन्नदाता जो है उसे प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रेड टॉक्स 2020 के बाद से रिज्यूम हुई थी, लेकिन अभी फिर से अनरिजॉल्व हो गई, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, डेयरी सेक्टर और हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर आप टच करोगे तो ट्रेड टॉक्स आगे रिज्यूम नहीं हो पाएंगी। बॉटम लाइन ये है कि यूएस चाहता है मार्केट एक्सेस, वो अपने फार्म सरप्लस को डंप करने के लिए चाहता है मार्केट एक्सेस, और इंडिया वांट्स टू प्रोटेक्ट इट्स फार्मर्स फ्रॉम बीइंग प्राइस्ड आउट। हमारे कस्टमर्स को भी, इंडियन कस्टमर्स को भी और फार्मर्स को, दोनों को ही हमें प्रोटेक्ट करना है। सो अभी यहां पर जो बात है वो ये है, नई केस स्टडी ये है कि नाउ फूड इज द न्यू ऑयल। फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज की वजह से फूड सिक्योरिटी अब नेशनल सिक्योरिटी बन गई। आप जियोपॉलिटिकल इनसिक्योरिटी देख रहे हो, फूड सिक्योरिटी इज द न्यू ऑयल। जैसे क्रूड ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट था जियोपॉलिटिक्स में, वैसे फूड सिक्योरिटी हो गया। एंड फार्मर्स आर द न्यू सोल्जर्स। सो हमें कंट्रोल करना है कि हमारे फार्मर्स के पास इनकम हो और अपने देश की वजह से ही इनकम हो, वो डिपेंडेंट ना हो। एंड हमारी जो फूड सिक्योरिटी, चाहे मैं आपको 2022 का टाइम बताऊं, सारे देशों ने किया, इंडिया ने भी किया। जब वीट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी ग्लोबली, तो हमने भी वीट के ऊपर हाई टैरिफ्स लगाए ताकि इंडिया में वीट को बचाया जा सके, रखा जा सके, डोमेस्टिक डिमांड के लिए रखा जा सके। यूएसए भी जब भी कोई क्लाइमेट क्राइसिस आती है, कोई जियोपॉलिटिकल क्राइसिस आती है, तो अपनी ग्रेन्स को होल्ड करता है। सो ये ट्रेड वॉर किसी सोयाबीन के लिए नहीं है या किसी टैरिफ के लिए नहीं है, सोयाबीन या टैरिफ के लिए नहीं है। इट वॉज अबाउट समथिंग फार मोर डेंजरस। क्या है? डिसाइडिंग हु विल कंट्रोल द वर्ल्ड्स डिनर प्लेट टुमारो। कल आपके डिनर प्लेट सोवरेन है या नहीं है? आप याद करिए 1960s का वो टाइम जब PL 480 के लिए अमेरिका ने हमें मना कर दिया था, और आज का वो टाइम है जब यूएसए चाहता है कि हमारी मार्केट में एंट्री हो और इंडिया कह रहा है नहीं, हम नहीं चाहते हैं कि आपके एग्रीकल्चरल कमोडिटीज इंडिया में आए। तो हमारी जो फूड की आत्मनिर्भरता आई है, अब हम चाहते हैं फूड सरप्लस। तो इंडिया को भी एक्सपोर्ट मार्केट खोजने की जरूरत है, ना कि किसी का कस्टमर बनने की। मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप क्या सोचते हो। एक क्वेश्चन है इन द एग्जाम्स, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। आप पॉज कर सकते हो वीडियो और आंसर दीजिए मुझे चैट बॉक्स में। जिसका भी आंसर करेक्ट होगा, आई विल डेफिनेटली टेल देम दिस इज द राइट आंसर। जो भी यूपीएससी की
प्रिपरेशन करना चाहता है, सीरियसली करना चाहता है, आपके लिए 2027 के लिए एक लॉन्ग टर्म बैच लॉन्च हुआ है। आप यूज कर सकते हो कोड ART लाइव, आप नोट कर सकते हैं इस कोड को, ART लाइव कोड, आपको इसमें से भी डिस्काउंट मिल जाएगा। ये बैच स्टार्ट हो चुका है 1 अगस्त से, आप जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कीजिए। आपको कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज हो, आप रीच आउट कर सकते हो इस नंबर पे। कोई भी डाउट एंड क्वेरी हो, आई विल टॉक टू यू, आई विल रिजॉल्व दैट। हम किस तरीके से एक प्लान्ड मैनर में कंप्लीट करते हैं पूरी प्रिपरेशन को, ताकि प्रीलिम्स से लेकर के मेन से लेकर के इंटरव्यू की स्टेज तक हैंड होल्डिंग है, जहां पर अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो, टॉप 10% स्टूडेंट्स को हम रेजिडेंशियल प्रोग्राम में भी लेके आते हैं, जहां पे आपकी बोर्डिंग लॉजिंग फ्री रहती है, आपको फैकल्टीज का मेंटोर्स का डायरेक्ट सपोर्ट होता है, आपके आंसर्स इवैल्यूएट होते हैं, आपकी रैंकिंग आती है, सो दैट आपको पता चले कि पढ़ाई के साथ साथ मेरा असेसमेंट कैसा हो रहा है। वैसे ही मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी है, जहां पर आप मेंस के एग्जाम की जब प्रिपरेशन कर रहे होते हो, तो हम आपको दिल्ली में आपके साथ रह करके प्रिपरेशन करवाते हैं, फ्री बोर्डिंग एंड लॉजिंग के साथ। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।